स्वागत है दोस्तों आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक के हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेट बैरियर रीफ से संबंधित। तो पहले आपको ये जानना है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? क्योंकि इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाए जाने से रोका जा सके। इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए इसके लिए रीफ प्लान 2050 लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने। क्या हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में रीफ की विश्व धरोहर सूची को डाउनग्रेड करने की चेतावनी दी थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस योजना को लॉन्च किया था, रीफ 2050। इसमें क्या, इस योजना में क्या होगा कि रीफ में गिरावट की जो गति है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया में, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का मान लीजिए नक्शा है, मैप है, लगभग कुछ ऐसे ऑस्ट्रेलिया है। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, यहाँ पे। ठीक है, पूर्वी तट और उत्तरी तट के किनारे पे स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 1400 मील तक फैली हुई है, चौड़ाई 10 से 90 मील तक है। ये विश्व का सबसे व्यापक और सबसे समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि 2900 से अधिक प्रवाल भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति से ही संबंधित। तो एक सबसे प्राचीन प्रवाल भित्ति की भी खोज की गई है, कहाँ पे? ताहिती में। ये रीफ जो है 2 मील लंबी है और मानव जनित गतिविधियों तथा जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित है। ठीक है, इस कोरल रीफ की जो खोज हुई है एक गोता अभियान के दौरान की गई थी। ये गोता अभियान यूनेस्को द्वारा समर्थित था। नेक्स्ट है व्हाइट चीक मैकॉक से संबंधित। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक नई स्तनपाई, आपको ध्यान रखना है, ये स्तनपाई प्रजाति है जिसका नाम है व्हाइट चीक मैकॉक। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मकाका ल्यूकोजेनिस। आपको ये वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, मकाका ल्यूकोजेनिस। कहाँ पे इसकी खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। ठीक है, इस प्रजाति को पहली बार वर्ष 2015 में चीन में देखा गया था। उसके बाद अभी हाल ही में फरवरी 2022 में इसको अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। इस खोज के बाद भारत में स्तनपाई जानवरों की जो संख्या है 437 से बढ़कर 438 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रजाति है भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में पारित हुआ था, ये आपको सन याद रखना है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, उसमें ये संरक्षित नहीं है। क्यों नहीं संरक्षित है? क्योंकि अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ है कि ये प्रजाति भारत में मौजूद है या नहीं है। व्हाइट चीड मैकॉक के गाल सफेद तथा गर्दन पर लंबे और घने बाल होते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया में खोजा गया अंतिम स्तनपाई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में खोजा गया स्तनपाई, उसका नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना है, व्हाइट चीड मैकॉक। ये एक बंदर की प्रजाति है। नेक्स्ट है होयसाला मंदिर से संबंधित। तो होयसाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। इसको वर्ष 2022 और 23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। होयसाला के पवित्र स्मारक जो है 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में है, जो कि भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है। यूनेस्को में जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम है विशाल बी शर्मा। इन्होंने औपचारिक रूप से होयसाला मंदिर का नामांकन यूनेस्को की विश्व धरोहर निदेशक को सौंपा था। होयसाला वास्तुकला की बात करें तो 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच होयसाला साम्राज्य के अंतर्गत विकसित हुई है। ये जो मंदिर है ये हाइब्रिड या कह सकते हैं बेसर शैली के अंतर्गत निर्मित है। बेसर शैली का मतलब क्या होता है? ये द्रविड़ और नागर इन दोनों शैलियों का मिक्सचर है। ठीक है, द्रविड़ जो है साउथ इंडिया में शैली देखने को मिलती है, जबकि नागर नॉर्थ इंडिया की शैली है। इन्हीं दोनों का मिक्सचर है होयसाला मंदिर। 1150 ईस्वी में होयसाला राजा के द्वारा काले शिष्ट पत्थरों
के द्वारा इसको बनवाया गया था। आपको यह भी ध्यान रखना है, काले शिस्ट पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है भारत का पहला भू पार्क से संबंधित। तो देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो आपको ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। गांव का नाम है लम्हेटा गांव। गांव तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गांव पूछा जा सकता है एमपीपीसीएस के एग्जाम में, एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी अदर स्टेट के एग्जाम में गांव का नाम नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जियो पार्क क्या होता है? ये एक एकीकृत क्षेत्र है जिसका उद्देश्य भूवैज्ञानिक विरासत को अस्थायी रूप से संरक्षित करना है। यह साइट पहले से ही यूनेस्को की भू विरासत अस्थायी सूची में शामिल है। नेक्स्ट है खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित। तो देखिए, जो खिजादिया है वो गुजरात में स्थित है, जबकि बखीरा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहां पे? तो संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, संत कबीर नगर में, ये आपको जिला याद रखना है। इन दोनों अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ ही जो आर्द्र भूमियों की संख्या है भारत में बढ़कर 49 हो गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित जो हैदरपुर वेटलैंड था वो 47वां रामसर स्थल था। देख लीजिए, अब ये अपडेट हो गया है। अब इसमें जो रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 75। ठीक है, हाल ही में इसकी संख्या 75 पहुंच गई है। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पे? पहले उत्तर प्रदेश में था 10। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहले 10 था, लेकिन अब जो सबसे अधिक रामसर स्थल है वो कहां पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तमिलनाडु में इसकी संख्या 14 है। तो तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे यूपी है, यूपी सेकंड नंबर पे पहुंच गया है। देख लीजिए, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल, देखिए इसमें उत्तर प्रदेश लिखा है, लेकिन जो नवीनतम सूची जारी की गई है उसमें प्रथम नंबर पे तमिलनाडु तमिलनाडु आ गया है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। जो ये रामसर कन्वेंशन था ये 2 फरवरी 1971, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। भारत इस कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? तो 1 फरवरी 1982 को। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है, 1 फरवरी 1982। ठीक है ना, 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था, जबकि कन्वेंशन कब आया था? 2 फरवरी 1971 में। नेक्स्ट है बम चक्रवात से संबंधित। तो देखिए, जनवरी फरवरी 2022 में बम चक्रवात कहां पे आया था? तो पूर्वी अमेरिका के तट पे आया था। ये बम चक्रवात एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, लो प्रेशर होता है। इसमें खराब मौसम और बर्फीले तूफान से लेकर तेज आंधी तथा भारी वर्षा तक के मौसम के कई रूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट। तो देखिए, हरियाणा के गुड़गांव में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला, ठीक है, ये भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो आईयूसीएन के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा दिया जाता है। ये उन क्षेत्रों को दिया जाता है टैग जो संरक्षित नहीं है, ठीक है, जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं, ये उनको टैग दिया जाता है। नेक्स्ट है माझी वसुंधरा अभियान से संबंधित। तो यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सतत विकास के ऊर्जा और पर्यावरणीय आयामों के संबंध में एक पहल माझी वसुंधरा वसुंधरा अभियान को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसमें यूएनईपी है और महाराष्ट्र सरकार, इन दोनों के द्वारा माझी वसुंधरा अभियान को लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? क्योंकि ऊर्जा के सतत उपयोग और पर्यावरण विकास की दिशा में ये एक पहल है। माझी वसुंधरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है माई अर्थ, यानी मेरी धरती। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, तो देखिए इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। जो यूएनईपी का मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट है मैरीन एलिट फोर्स से संबंधित। तो समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक मैरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। ठीक है, ये मरीन एलिट फोर्स
समुद्री जानवरों की तस्करी, रोकथाम और अवैध शिकार रोकने के लिए विशेष रूप से मन्नार, देख लीजिए, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी और पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है सुकुआ ढुकुआ बांध से संबंधित, तो ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर ये बांध निर्मित है। कितने वर्ष पुराना है? तो 112 वर्ष पुराना है। इसको इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। ये ध्यान रखना है। यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी का कोई भी एग्जाम देंगे तो ये इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुकुआ ढुकुआ बांध ये झांसी में बेतवा नदी पर बनाया गया है। 112 वर्ष पुराना है। इसको इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। नेक्स्ट है दो नए भूवैज्ञानिक विरासत विरासत स्थल। तो देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में दो भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। इसके तहत शिवालिक जीवाश्म उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और स्ट्रोमोटोलाइट बेरिंग डोलोमाइट या बक्सा फॉर्मेशन के चूना सिक्किम में इसकी पहचान की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, ये दो नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल किस राज्य में है? तो एक है हिमाचल प्रदेश में और दूसरा है सिक्किम में। इसके साथ ही भारत में अब 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। तो आपको ये संख्या याद रखनी है, कितनी है? 34 हो गई है भूवैज्ञानिक विरासत स्थल की। नेक्स्ट है विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव। ये कौन सा जीव है? तो आपको ये ध्यान होगा कि सबसे ज्यादा उम्र किस जीव की होती है? तो कछुआ की होती है। इसीलिए कछुआ, जिसका नाम जोनाथन है, उसको विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है। देखिए, माना यह जाता है कि इसका जन्म 1832 में हुआ था और इस समय जो इसकी उम्र थी 190 वर्ष थी। ये जोनाथन साउथ अटलांटिक ओशियन के सेंट हेलेना आइलैंड में रहता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, साउथ अटलांटिक ओशियन के सेंट हेलेना आइलैंड में। इसने अपनी जिंदगी में दो विश्व युद्ध, ग्रेट डिप्रेशन 100 वर्ष पहले जो आया था स्पेनिश फ्लू, और उसके बाद कोरोना वायरस को भी इसने अपने जीते जी देखा है। जोनाथन जो है मूल रूप से इंडियन ओशियन में पाया जाता था, जिसके बाद में वर्ष 1882 में साउथ अटलांटिक आइलैंड में लाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जोनाथन मूल रूप से कहां पाया जाता था? इंडियन ओशियन में। ठीक है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है फिशिंग कैट के लिए विश्व की जो पहली गणना है वो देखिए चिल्का झील में की गई है। चिल्का झील कहां पे है? उड़ीसा में स्थित है। तो इसमें क्या है, मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए विश्व का पहला गणना किया गया है। इस गणना के मुताबिक चिल्का झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई जाती हैं। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून भी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आदि बद्री बांध से संबंधित। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने यमुनानगर जिले के आद्री बद्री बांध को बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आपको ध्यान रखना है, आद्री बद्री बांध कहां पे है? तो ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इन दोनों की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है जीनस गडोरमा से संबंधित। तो केरल के शोधकर्ताओं ने जीनस गडोरमा से संबंधित कवक की दो नई प्रजातियों की पहचान की है। तो आपसे अगर पूछेगा जीनस गडोरमा है क्या, तो ये कवक की दो नई प्रजातियां हैं। इनका संबंध कहां पे किससे है? तो नारियल के तने की सड़न के रोग से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, जीनस गडोरमा की ये दो कवक प्रजातियां गडोरमा केरलेंस और गडोरमा स्यूडो एप्लानेटम से संबंधित है। देखिए, कवक होता क्या है? तो कवक एक कोशिकीय या जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं। वे किसी भी आवास में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जमीन पर रहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से समुद्र या मीठे पानी की बजाय मिट्टी या पौधों पर ये पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। कवक कुछ पौधों के परजीवी, फफूंदी, रकेब, पपड़ी जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। वही मनुष्यों में जो कवक होता है वो दाद और थ्रस जैसे त्वचा रोग के कारक होते हैं। नेक्स्ट है हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी से संबंधित। तो देखिए, ये आपको नाम याद रखना है, ये कहां पे ज्वालामुखी पाया जाता है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित जो द्वीप है टोंगा, उसमें ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो इसलिए चर्चा का विषय था हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये पाया जाता है पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस
तो केरल ने एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस जारी किया है। ये साइंटिफिक बर्ड एटलस है। ये बर्ड एटलस भौगोलिक विस्तार के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है, जिसमें 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है, जिससे यह पता चल सके कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन क्षेत्रों में इनकी आबादी ज्यादा है या कम है। इस एटलस के सभी प्रमुख पक्षी आवासों यानी बर्ड हैबिटेट्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सुपर मॉम, यह कॉलर वाली बाघिन से संबंधित। तो देखिए इसका अभी निधन हो गया है। ये सुपर मॉम कॉलर वाली बाघिन कहाँ पे पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में। ये देखिए चर्चा में क्यों था ये, क्योंकि इस बाघिन ने सबसे ज्यादा 29 शावकों को जन्म दिया था। शावक मतलब जो बाघिन के बच्चे होते हैं उनको शावक बोला जाता है। तो एक साथ इसने 29 शावकों को जन्म दिया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसीलिए सुपर देखिए ये पूछे जाने की संभावना इसकी ज्यादा है, क्योंकि सुपर मॉन कॉलर बाघिन का अभी डेथ हो गया है। भारत का पहला डाई देखिए सॉरी भारत का पहला भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, ये लद्दाख के हेनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने के लिए तैयार हो गया है। इसे हेनले, इसका जो नाम रखा गया है हेनले डार्क स्काई रिजर्व, HDSR। डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? तो ये एक संरक्षित क्षेत्र होता है जो सभी रूपों में प्रकाश प्रदूषण को कम करने या समाप्त करने के लिए रात्रि संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए डार्क स्काई रिजर्व क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना ये पॉइंट। और ये कहां पे है? तो लद्दाख में है। नेक्स्ट है वुल्फ ज्वालामुखी से संबंधित। तो ये इक्वाडोर के पहला गैलापागोस द्वीप समूह के सबसे ऊंचे पर्वत वुल्फ ज्वालामुखी में जनवरी 2022 में विस्फोट हो गया था, जिसके बाद प्रशांत महासागर में लावा गिरने लगा और राख हवा में फैल गया। यह ज्वालामुखी आखिरी बार वर्ष 2015 में फटा था। वुल्फ ज्वालामुखी को माउंट विटन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, माउंट विटन। तो ये इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड से संबंधित। तो विश्व बैंक की एक शाखा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तो विश्व बैंक की एक देखिए विश्व बैंक समूह में 5 ग्रुप शामिल होते हैं, उसमें से एक ग्रुप है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसने क्या किया है? ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। तो अगर आपसे पूछेगा विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है, तो विश्व बैंक। किस जीव के लिए इसको लॉन्च किया गया? तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत $150 मिलियन जुटाए जाएंगे, जिनका प्रयोग कहां पे होगा? दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित वन्य जीवों एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व में। तो ये दोनों दक्षिण अफ्रीका में है। इसमें ब्लैक राइनो यानी काले गैंडे की संख्या में वृद्धि और संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ये बॉन्ड 5 वर्ष के लिए जारी किया गया है ताकि ब्लैक राइनो का सतत विकास हो सके। इस वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो ठीक है, राइनो बॉन्ड अगर पूछेगा तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है लिविंग रूट ब्रिज से संबंधित। तो मेघालय में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक और वनस्पतिक संबंधों को उजागर करने के लिए 70 से अधिक गांवों में पाए जाने वाले लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में इसको शामिल किया है। किसको? लिविंग रूट ब्रिज को। ये कहां पे पाया जाता है? तो मेघालय में। ये आपको राज्य का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। तो देखिए यूनेस्को ने 8 नए ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है। इसके साथ ही अब 46 देशों में 177 ग्लोबल जियो पार्क हो गए हैं। इस बार दो नए देशों जैसे लग्जमबर्ग और स्वीडन के इससे जुड़ने से देशों की संख्या 46 हो गई तथा इन दोनों देशों में यूनेस्को ने इनके पहले जियो पार्क को मान्यता दी है। तो आपको याद रखना है लग्जमबर्ग और स्वीडन में अभी तक भारत का एक भी भूवैज्ञानिक स्थल इस नेटवर्क के तहत शामिल नहीं किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज किसके द्वारा खोज की गई है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में एक दुर्लभ पौधे की खोज की है, जिसे भारतीय
लिपस्टिक पौधे के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की खोज सबसे पहले 1912 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री स्टीफन ट्राइड डन के द्वारा की गई थी, 1912 में। तो आपको ध्यान रखना है ये पौधा कहाँ पे खोजा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। नेक्स्ट है ब्लू ड्यूक, सिक्किम की राज्य तितली घोषित की गई है। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब महाराष्ट्र ने अपनी राज्य तितली घोषित की थी तो उस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी में भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, और यूपी पीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये जो तितली है जिसका नाम ब्लू ड्यूक है, इसको सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया है। नेक्स्ट है देखिए खुत्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, ये मंगोलिया में राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इसको यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क यानी वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया है। ये फैसला कहाँ लिया गया है, तो फ्रांस के पेरिस में हुए जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान इसको शामिल किया गया है। ये कहाँ पे झील पाया जाता है, तो मंगोलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश से संबंधित, तो कंबोडिया में मेकांग नदी के क्षेत्र से एक विशाल स्टिंगरे मछली मिली है। स्टिंगरे को विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश के रूप में माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना ये कंबोडिया में मिला है विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश। तो ये है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स, ये जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक का था ये करंट अफेयर्स। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा साइंस एंड टेक पे, ठीक है। साइंस एंड टेक पे करंट अफेयर्स आएगा 6 महीने का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जितने भी सीरीज 6 महीने के करंट अफेयर्स के लाए जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब 6 महीने का करंट अफेयर्स का सीरीज पूरा हो जाएगा, उसके बाद मंथली क्वेश्चन आंसर आएगा, क्वेश्चन आंसर का सीरीज आएगा, जो आपके लिए क्या होगा, एक प्रैक्टिस सेट की तरह होगा। करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट मान लीजिए वो होगा, ठीक है।